नमस्कार। कल हमने छठे फेज के लिए दिल्ली और हरियाणा की कई लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी के मतदान केंद्रों पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। नेशन इश्यूज की टीम मेरे साथ रही। जो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान वहां देखा, वहां का मिजाज टटोलने का प्रयास किया और जो मेरी समझ में आया, मैं आपके समक्ष उस अपने आकलन को रखना चाहता हूं। और मैं 100% सही भी हो सकता हूं और 100% गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि ये मेरे अपना एनालिसिस करने का तरीका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अगर हम तीन प्रदेशों की बात करें, दिल्ली की, हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की। अगर हम सबसे पहले दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली की, जो मैंने रिपोर्टिंग के दौरान भी बताया था कि दिल्ली का मिजाज ऐसा रहा है कि वन साइडेड रहता है, जिस तरफ भी जाती है क्लीन स्वीप ही होता है। भाई 9 में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया, 14 में और 19 में बीजेपी ने 7 की 7 सीटें वहां जीती। कल हमने दिल्ली की 80% सीटों पर जाकर वहां मतदाताओं से बात की, उनके मन को टटोलने का प्रयास किया कि वो अगर कांग्रेस को वोट कर रहे हैं तो वो किस बेस पे कर रहे हैं, उनके मन में क्या बातें हैं, क्या अच्छाई हैं, इस गवर्नमेंट से क्या नाराजगी है। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो और एक टेक्निकल बात इसमें और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैं पूर्वी दिल्ली की लोकसभा में खड़ा था, ईस्ट दिल्ली में। तो मैंने जैसे ही सड़क पार की दरियागंज की, तो फिर मैंने मतदान केंद्र वहां बिल्कुल दूसरी तरफ था, तो मैंने वहां बात शुरू की कि हम यहाँ ईस्ट दिल्ली की। तो वहां लोगों ने मुझे रोक दिया कि ईस्ट दिल्ली नहीं है, ये ओल्ड दिल्ली लोकसभा है। मतलब सड़क पार करने के दौरान दरियागंज की इस तरफ सड़क पर ईस्ट दिल्ली और उस तरफ जो लोकसभा थी वो चेंज हो गई थी। तो गलियां बदल रही थी, लोकसभाएं बदल रही थी। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि लोकसभा का तो जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ से शुरू होकर और बुलंदशहर के पहासू तक, छतारी तक, वहां तक लोकसभा लगती है। चलो बहरहाल हम दिल्ली की बात करते हैं। तो 9, 14, 19 का जो मिजाज रहा वो एक तरफा रहा। जो मैंने वहां लोगों से बात की कि अगर आपने बीजेपी को वोट किया है, जैसा उन्होंने बताया कि हमने बीजेपी को वोट किया, किस बेस पे किया, आपको क्या चीजें अच्छी लगी, उनसे नेशन सिक्योरिटी पे बात करने का प्रयास किया गया, डेवलपमेंट पे बात करने का प्रयास किया गया, फॉरेनर डिप्लोमेसी पर बात करने का प्रयास किया गया, जो विश्व में भारत की अब कैसी थाती है उसको लेकर बात करने का प्रयास किया गया, बेरोजगारी के मुद्दों पर और महंगाई के मुद्दों पर, इन सब मुद्दों पर हमने बात करने का प्रयास किया गया। तो जो मेरा अपना मानना है, इस बार भी दिल्ली की 7 की 7 सीटें बीजेपी ही क्लीन स्वीप करेगी। और सुषमा स्वराज की बेटी भी वहां चुनाव लड़ रही हैं, बांसुरी स्वराज, कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी तो पहले भी लड़े थे। तो चुनाव भी काफी कलरफुल लगा, पर मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से 3% वहां गिरा है। और ये दिल्ली की ही बात नहीं, ये ज्यादातर स्टेटों में 2-3% गिर ही रहा है। ज्यादातर में, मैं इसमें वेस्ट बंगाल को शामिल नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे मतलब 58% तक टर्नआउट हुआ है 6th फेज के इलेक्शन में। तो ये एक मतलब स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है। दिल्ली के बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की 10 की 10 सीटें भी
2019 में बीजेपी ने ही जीती थी। और इस बार जो मुझे कहीं ना कहीं आमने सामने की जो टक्कर लग रही है, मैं उन सीटों पर ये नहीं बता सकता कि किस पार्टी को एज है, बीजेपी को एज है या अपोजिशन को एज है। मेरा जो अपना मानना है वो एक तो रोहतक सीट है जहां से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट है सिरसा, एक सीट है क्या नाम है, सोनीपत। ये 3 सीट ऐसी हैं। और जो सीट हैं, अगर इसके बाद कोई सीट और आती है निकल के, जो जहां से बताना मुश्किल हो रहा है, वो है अंबाला। बाकी जो सीट बच रही हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी और करनाल और हिसार। सॉरी, हिसार नहीं, बाकी सब सीटें मुझे 4 सीटें छोड़कर 6 सीटों पर मुझे बीजेपी अच्छी पोजीशन में दिख रही है। मैं ये कह सकता हूं कि वहां एज है, जबकि जो रोहतक है, जो सोनीपत है, जो सिरसा है और जो हिसार है, यहां पर मुझे कहीं कांग्रेस भी आगे दिखाई दे रही है। अब ये क्लियर, तो मेरा जो अपना मानना है, यहाँ 6-4 का जो रेशो है, 4 सीट वहां हम मान लेते हैं। पर मैं आपको फिर बता रहा हूं, मुझे चारों सीटों पर डाउट है। ये संख्या 1 भी हो सकती है, ये संख्या 2 भी हो सकती है, 9-1 का रेशो हो सकता है, 10-0 भी हो सकता है, 8-0 भी हो सकता है, 5-5 भी हो सकता है। तो ये रिजल्ट आने पे ही पता लगेगा। पर जो मेरा अपना आकलन है वो 6-4 का रेशो यहां मैं अपने, अच्छा, इस बात में मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमें अपनी क्रेडिबिलिटी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हम जो बात आज आपसे कह रहे हैं, उस बात का जो रिजल्ट आना है वो लगभग 7-8 दिन बाद आना है। ये वीडियो जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डल जाएगी, तो ये बात अगले 100 साल के लिए रिकॉर्ड में चली गई। तो हमें उस क्रेडिबिलिटी का भी ख्याल रखना है कि हम जो आकलन बता रहे हैं, हम उसके लगभग आसपास रहें। ऐसा ना हो कि जो हमने चीजें बताई हैं, फिर लोग बाग एक क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं लगता। अपना मनोबल भी, अपना रिपोर्टिंग करने का तरीके पे भी शक होने लगता है कि हम सही भी कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। अब बात मेरे खुद के प्रदेश उत्तर प्रदेश की आती है। यहाँ छठे चरण में जो 14 सीटों पर मतदान हुआ है, अगर 2009 की बात करें तो 2009 में इस फेस में गठबंधन ने, एसपी बीएसपी का गठबंधन था, 5 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी। उन 5 सीटों में जो एसपी बीएसपी ने जीती थी वो जौनपुर भी थी, वो गाजीपुर भी थी, अफजाल अंसारी वहां से जीते थे, वो आजमगढ़ थी, मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव जीते थे। और ये सीटें ऐसी थी जिनको इस फेस में बीजेपी ने काफी तंग किया है पूर्वांचल में। और जौनपुर भी सीट बीएसपी के ही पास थी। और आपको हम बता दें कि इन 14 सीटों में जो 5 सीटें एसपी बीएसपी गठबंधन के पास थी और 9 सीटें बीजेपी के पास थी, इस बार क्या स्थिति है? इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अपनी उतनी ही सीटें, मतलब उसके पास खोने को कुछ नहीं है, उसके पास पाने के लिए है। मतलब वो 5 सीट जो पहले खो चुकी थी, हालांकि 2022 में जब मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हो गई तो उसके बाद आजमगढ़ में बाई इलेक्शन हुए और दिनेश लाल यादव निरहुआ वहां से जो भोजपुरी स्टार हैं, उन्होंने धर्मेंद्र यादव को 8,000 वोटों से हराया था। पर उन 8,000 वोटों से हराया था, वहां गुड्डू जमाली बीएसपी से चुनाव लड़ गए थे, जो फिलहाल
समाजवादी पार्टी के अब एमएलसी हैं, उन्होंने धर्मेंद्र यादव को मजबूती से चुनाव लड़ाया है। तो मात्र 8,000 वोटों से धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे और निरहुआ चुनाव जीत चुके थे। पर उन्होंने जो नुकसान किया था वो लगभग 2 लाख वोट वहां से ले गए। मतलब वो चुनाव बहुत अच्छा लड़े, बेहतरीन लड़े गुड्डू जमाली, जिससे वहां सपा हार गई थी। पर अब गुड्डू जमाली सपा के साथ हैं। तो अगर कागजी आंकड़ों की बात करी जाए तो वहां एम वाई समीकरण 38% है और गुड्डू जमाली भी वहां अब सपा को मजबूती से चुनाव लड़वा रहे हैं। पर लोगों का ये भी तो कहना था कि गुड्डू जमाली एमएलसी सपा के बन गए हैं पर उनका वोटर एमएलसी नहीं बना है। वोटर अभी भी आजमगढ़ में ही रह रहा है, आज भी वो वोटर ही है, उसके डेजिग्नेशन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो वोटर वहां शिफ्ट नहीं हुआ है ये। और इसके बाद बीजेपी कहाँ स्ट्रांग है, ये तर्क भी दिया जा रहा है कि जो धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ने ही वहां गए थे और चुनाव लड़ने ही वहां आए हैं, उसके बाद उन्होंने वहां लोगों की जाकर जो मिलना जुलना था, वहां जमीन पे रहना था, कई वहां आंदोलन, कई प्रदर्शन भी हर जिले में चलते हैं, जैसे किसानों के मुद्दे चल रहे हैं या पेपर लीक को लेकर मुद्दे चल रहे हैं। जो ग्राउंड पर रूटीन के मुद्दे रहते हैं उसमें वो नहीं दिखाई दिए। और एक तर्क और इसमें दिया जा रहा है कि एम वाई समीकरण जो है उसमें आप वाई समीकरण को 100% ही एक तरफा ना माने, क्योंकि दिनेश लाल यादव भी वाई समीकरण से ही आते हैं और धर्मेंद्र यादव भी वाई समीकरण से आते हैं। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बात तो कही जा सकती है कि 80% धर्मेंद्र यादव की तरफ जो वाई इक्वेशन है, उस वाई इक्वेशन वाला जो वोट है वो शिफ्ट हो सकता है। पर 20 से 25% वोट निरहुआ भी वाई समीकरण की अपने पास ले रहे हैं। और जो ये आपको बता दूं मैं कि गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़, यहाँ जो दारा सिंह चौहान हैं, जो चुनाव पहले घोसी से जीत गए थे, वो सपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, उसके बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया, फिर वो बीजेपी से चुनाव लड़े। बीजेपी से मतलब ये 22 के चुनाव की बात है। 22 के चुनाव में दारा सिंह चौहान पहले बीजेपी में ही मंत्री थे, वो 22 के चुनाव शुरू होने से पहले सपा में आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह उसी दौरान आए थे। वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव घोसी से चुनाव जीत गए। उसके बाद जब सरकार बीजेपी की बन गई तो उन्हें लगा कि हम तो नुकसान में रह गए, हमें तो सरकार में रहना था, तो उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, फिर घोसी से चुनाव लड़े, वो घोसी से चुनाव हार गए। वहां से फिर बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी जीत गई। अब योगी गवर्नमेंट ने करीब 6 महीने 7 महीने उन्होंने इंतजार कराया, एमएलसी बनाया और ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया। उसके पीछे ये भी रीजन था, जो चौहान वोटर हैं पूर्वांचल में, उन पर दारा सिंह चौहान की एक ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। इसी उसमें ओपी राजभर भी, जो 22 से पहले ये कहते थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर जाना है, वहां मठ में रहना है, वो भी अपना पाला बदलकर बीजेपी में आ गए, क्योंकि उन्हें भी सत्ता के आसपास ही रहना था, सत्ता में ही रहना था। तो यहाँ आजमगढ़ पर, गाजीपुर पर और मऊ और जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ राजभर और चौहान वोटरों का भी ठीक ठाक प्रभाव है। तो ये जो आजमगढ़ सीट है, ये दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर की क्रेडिबिलिटी को भी चेक करेगा। अगर बीजेपी ये सीट हारती है, जो मुझे लग रहा है कि फिर भी चाहे कुछ भी हो समाजवादी पार्टी का वहां एज है, तो फिर इनसे भी जरूर ये पूछा जाएगा कि आपका वोटर कहां है।
अब ऐसी ही सीट आती है एक प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आपको बता दें कि राजा भैया का नाम प्रतापगढ़ में एक फैक्टर है, राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, जो कुंडा से, मतलब डिस्ट्रिक्ट तो कुंडा का प्रतापगढ़ लगता है और लोकसभा कौशाम्बी लगती है। कौशाम्बी में 5वें चरण में चुनाव हो चुका है। 6ठे चरण में प्रतापगढ़ में चुनाव हुआ है। प्रतापगढ़ में समाजवादी ने अपना जो उम्मीदवार पटेल हैं उन्हें बनाया है, और जो बीजेपी के हैं वो जो सिटिंग एमपी थे गुप्ता जी, उनको ही चुनाव लड़वाया जा रहा है। जो हमारे पास सूचना आ रही है, जो बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं उनके खिलाफ वहां एंटी इनकम्बेंसी है, और राजा भैया का जो दल है जनसत्ता दल, क्योंकि प्रतापगढ़ का जिला पंचायत अध्यक्ष भी माधुरी पटेल भी राजा भैया के उससे हैं। समाजवादी के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो एसपी पटेल लड़ रहे हैं। पटेलों की जो कुर्मी वोटर है वहां अच्छी खासी तादाद है, और जो बीजेपी के गुप्ता जी हैं वो ओबीसी कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमपी हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये जो बताया जा रहा है कि अब राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को इंटरनली उनके कार्यकर्ता, क्योंकि राजा भैया का ये बयान आया था कि वो तटस्थ हैं, वो न्यूट्रल हैं, और उन्होंने अपने समर्थकों और वोटरों को ये कह दिया है कि आप किसी भी तरफ जा सकते हैं, जो आपको प्रत्याशी सुलभ लगे, जो आपकी समस्याओं पर गौर करे, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो ग्राउंड पे देखा गया है कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जो ज्यादातर कार्यकर्ता थे, मीन्स 95 जो कार्यकर्ता थे, वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव में लगे। प्रतापगढ़, क्योंकि राजा भैया जो कुंडा और बाबागंज से उनके सहयोगी विधायक हैं उनकी पार्टी के ही, विनोद सरोज, वो ये दोनों विधानसभाएं कौशाम्बी लोकसभा में आती हैं, प्रतापगढ़ लोकसभा में ये विधानसभाएं दोनों नहीं आती। इन लोकसभाओं का, इन दोनों विधानसभाओं का जो कौशाम्बी लोकसभा का चुनाव है वो हो चुका है। वहां से विनोद सोनकर बीजेपी से चुनाव लड़े थे, सिटिंग एमपी थे। उनके सामने इंद्रजीत सरोज जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज विनोद सोनकर के सामने कौशाम्बी से चुनाव लड़े थे। तो मैं आपको सीधा बता दूं, प्रतापगढ़ पर मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं महसूस होता कि राजा भैया फैक्टर वहां किसी को हराने या जिताने में कामयाब हो सकता है। इसलिए मुझे वहां एज बीजेपी का ही लग रहा है। अब भी जो सुमन लाल गुप्ता हैं वो चुनाव वहां तीसरी बार भी जीत सकते हैं, क्योंकि जो कुर्मी वोटर हैं उन पर अनुप्रिया पटेल का अच्छा प्रभाव है। पल्लवी पटेल जो उनकी बहन है, हालांकि वो अपना अलग एक पीडीएम बनाकर चुनाव वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ वहां अपनी सीटों पर लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं पल्लवी पटेल, पर जो पटेल मतदाताओं का प्रभाव है, एसपी पटेल, क्योंकि जनाधार वाले वहां पटेलों के नेता नहीं है, तो जो पटेल मतदाता है वो समाजवादी की तरफ शायद शिफ्ट नहीं होगा। मुझे वहां बीजेपी ही प्रतापगढ़ में लग रही है, पर कौशाम्बी की सीट इस बार समाजवादी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि कुंडा बाबागंज का जो राजा भैया का जो वोट है, जो राजा भैया ने अपना कैंडिडेट 2019 में खड़ा किया था, 2018 में पार्टी बनाई, 2019 में शैलेंद्र कुमार इनकी पार्टी से चुनाव लड़े, वो 2 लाख वोट ले गई। ये 2 लाख वोटों में से 1.5 लाख वोट इन दोनों विधानसभाओं में ही मिला, और पिछली बार जो गठबंधन हारा 2019 में सपा बसपा का, वो कुछ हजार वोटों से हारा, और इस बार जो पूरा शिफ्ट हुआ है वो कुंडा बाबागंज का जो राजा भैया के जो समर्थक हैं वो सपा के साथ दिखाई दिए। तो मुझे ये लग रहा है प्रतापगढ़ बीजेपी, कौशाम्बी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है।
अब अगर मैं अपने उस पर, जैसा मैं बता चुका हूं कि यूपी के चुनाव में बीजेपी 60 से 65 सीट, 70 सीट भी आ सकती हैं, पर किसी भी कीमत पर 59, 58 सीट वाली डिजिट में बीजेपी नहीं जाएगी। 60 टू 70 आप मेरा जो अनुमान है उसे मानिए। हरियाणा में 4 सीटों पर फाइट है, 6 सीट क्लियर हैं और दिल्ली की 7 सीट क्लियर हैं। नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।